वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स में जो है साउंड पढ़ने वाले हैं। तो पिछला क्लास में मैंने वेव पढ़ाया था आप लोगों को, यानी कि तरंग पढ़ाया था। जो भी लोग पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको देख लें। और ये टॉपिक आप लोगों के लिए तमाम सारी परीक्षाओं, चाहे आपका किसी भी राज्य का पीसीएस हो, रेलवे हो या फिर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए जो है आप में सब एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो हम लोग एक एक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, साउंड यानी कि ध्वनि। अब पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज साउंड, यानी कि ध्वनि आखिर कहते किसे हैं। देखो तो ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना को उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्वनि क्या है, ऊर्जा, एक प्रकार का ऊर्जा है। याद रखना आप लोग, ध्वनि क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करता है। और इसे संचरण करने के लिए किसी न किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम का मतलब है ठोस, द्रव या गैस। पहला वाला क्लास में आप लोगों को वेव बताया था, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि तरंग, ध्यान से देखो थोड़ा सा, पिछला तरंग यानी कि वेव। तरंग के दो भाग हुआ करता था। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यांत्रिक तरंग, और दूसरा तरंग था अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग वैसा तरंग जिसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता थी, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। और अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। वैसा तरंग जिसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि निर्वात में भी गमन करती है। आप लोग एक बात याद रखो, ध्वनि जो है निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अब देखो यांत्रिक का दो भाग हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो था अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, और दूसरा था अनुप्रस्थ। वो पिछला क्लास की बात है, आप लोग उसको देख सकते हो। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या था, इसका उदाहरण था ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ये क्लियर हो गया। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, कई बार एग्जाम में आया था। एक बार बिहार पीसीएस 66 में पूछा गया था, ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है। तो याद रखो, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। और अनुदैर्ध्य में किसका, यांत्रिक हो गया। ठीक है, तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे संचरण करने के लिए किसी न किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ध्वनि किसी भी कंपन करने वाली वस्तु से उत्पन्न होती है, ठीक है, लेकिन सभी कंपन करने वाली वस्तु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, अब देखो ध्वनि क्यों उत्पन्न नहीं करती है सभी कंपन करने वाली वस्तु, क्योंकि जो हमारे कान में जिसका कंपन नहीं सुनाई देता वो उत्पन्न नहीं करती है। अब हम लोग ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर, देखो अब एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे बात करते हैं। मैं हमेशा कभी भी आलतू फालतू चीज़ कभी भी नहीं बोलता हूँ क्लास में। जब भी आप लोगों के लिए आता हूँ सीधा मैं काम की बात करता हूँ और चला जाता हूँ। और आजकल क्या हो गया है, एग्जाम वगैरह में आप लोग देख रहे हैं विभिन्न सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कि ये देखो एनटीपीसी का बैच आ गया, एसएससी, सीपीओ, एसएससी, हर एग्जाम में अलग अलग। अरे यहाँ पे हम लोग मान लो पढ़ रहे साउंड की परिभाषा, यहाँ पे एसएससी सीजीएल में साउंड का ये हो गया, बिहार पीसीएस में साउंड का यही परिभाषा रहेगा ना, यूपी पीसीएस में भी तो यही होगा कि वहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से कहा जाए तो यूट्यूब पे क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा पढ़ाते हैं और इसके बाद अपना कोर्स लॉन्च करके पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और प्ले लिस्ट में आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में फिजिक्स भी देख सकते हो, बेहद ही शानदार ढंग से हैं। जो आपका कोई भी एग्जाम होगा एक दिवसीय, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जाम होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी की शानदार क्लास पढ़ी हुई और पूरी साइंस ढंग से कराई जाएगी, और भी तमाम विषय हैं। तो खैर इस पर बाद में चर्चा करने वाले। देखो अब हम लोगों ने पहले क्लास में वेव तरंग पढ़ा था। तरंग दो तरह का था, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वैसा तरंग जिसे संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। यांत्रिक का दो भाग था, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और अयांत्रिक तरंग जो कि निर्वात में भी गमन करता था, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं और इसके किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से देखते हैं अब कि ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंग को तीन भागों में बांटा गया। अवश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव, श्रव्य तरंग यानी कि ऑडियबल वेव, और पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, ये आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण किया गया है। अब देखो आप भागों में बांटा गया, उसको अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे पहला है अवश्रव्य तरंग, किसे कहते हैं, तो यानी कि इंफ्रासोनिक वेव किसे कहते हैं।
तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है, वैसी तरंगों को अवस्रव तरंग कहते हैं। इसे हम नहीं सुन सकते, मनुष्य नहीं सुन सकता इसे। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापिंड इत्यादि के समय ये निकलता है, कुछ जानवर वगैरह इसकी अनुभूति कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा अवस्रव तरंग। अब देखते हैं श्रव्य तरंग किसे कहते हैं, ऑडिएबल वेव, ऑडिएबल। इसी से पता चल रहा है श्रव्य से कि वैसा तरंग जिसे मनुष्य यानी कि हम लोग अपने कान से सुन सकते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, वैसी तरंग श्रव्य तरंग कहते हैं, इसे हम लोग सुन सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सुनने वाला याद कर ले आप लोग, 20 से लेके 20,000। अब पराश्रव्य तरंग क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 से अधिक हर्ट्ज का जो भी आवृत्ति उत्पन्न करेगा उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसे मनुष्य इसे भी नहीं सुन सकता था, मनुष्य तीनों में से सिर्फ एक ही सुन सकता है श्रव्य तरंग। एक कौन सुनेगा, तो कुछ जंतु सुन सकते हैं, चमगादड़ वगैरह सुन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह। अब देखो पराश्रव्य तरंग का क्या अनुप्रयोग है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि बहुत महंगे कपड़े वगैरह को जो है साफ़ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चिमनी वगैरह पे चिमनी जो होता है, कल कारखाना की चिमनी होती है, उस पर कालिख जम जाती है, तो इसका हटाने के लिए भी इस वेब का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एक तो कीमती कपड़ों को साफ़ करने में, वायुयान और घड़ी के पुर्जों को धूल को हटाने में, ठीक है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, और अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी, सोनोग्राफी इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि की चाल के बारे में कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल कैसे होती थी। एक बात आप लोग याद रखो कि ध्वनि की निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है। मैंने शुरू में ही कहा था कि ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जिसे चलने के लिए एक प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों माध्यम में ही ध्वनि गमन करती है। निर्वात में ध्वनि नहीं गमन कर सकती। अब देखो ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, जो मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी और घनत्व यानी कि डेंसिटी पे निर्भर करता है। अब देखो ध्वनि की चाल, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होता है, इसके बाद द्रव में और इसके बाद गैस में। अब देखो आपके मन में आया होगा कि ठोस में ध्वनि की चाल क्यों अधिक होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे ठोस में जो होता है अणु एक दूसरे से काफ़ी करीब करीब होते हैं, इसलिए एक दूसरे से काफ़ी सटे सटे होते हैं, इसलिए इसकी चाल ज़्यादा होती है। द्रव में जो है थोड़ा दूर दूर, ठीक है, और गैस में जो है काफ़ी दूर दूर होते हैं ये। तो याद रखना आप लोग, ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, ठोस में, द्रव में और गैस में। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, दे दिया जाएगा इनमें से कहाँ पे ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, तो याद रखना ठोस, द्रव और गैस में। अब देखो ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य तो बदल जाएगा, ठीक है, और चाल भी बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। याद रखना इस पॉइंट को, बेहद ही शानदार है। ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य तो बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करेगी तो क्या परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखना आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी परिवर्तन नहीं होगा। इस पॉइंट को मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, तो याद हो गया होगा आपको ये। अब देखो ध्वनि की चाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग याद रखना, एक बार दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे वायु में ध्वनि की चाल कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड है, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड, कई जगह 1493 भी लिखा रहता है, लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड, और ये 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर निर्भर है। 0 डिग्री इसीलिए कर दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा आप लोग रुको। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1296, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस में ध्वनि की चाल कम या ज़्यादा होगी, तो तुलना करने के लिए आप लोग इसको याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 है, पारा में 1450 हो गया, कांच में 5640 हो गया, अल्कोहल में 1213 और एल्युमिनियम में जो है 6420, ठीक है। तो याद रखो आप लोग, एल्युमिनियम में लोहा की अपेक्षाकृत अधिक है ध्वनि की चाल। यही सब पूछेगा एग्जाम में ना, कि इनमें से किसमें ध्वनि की चाल अधिक है। तो एल्युमिनियम में जो है लोहा की तुलना में ध्वनि की चाल अधिक है। अब देखो ध्वनि की चाल का प्रभाव क्या पड़ता है दाब पे, ताप पे और
वायुमंडलीय आर्द्रता, देखो दाब को बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। याद रखो आप लोग कि दाब को बढ़ाने या घटाने से चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। याद हो गया होगा, यानी कि यदि प्रेशर जो है बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो ध्वनि की जो है स्पीड कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखो। अब हम लोग देखने वाले ताप पे। देखो तो ताप का प्रभाव पड़ता है ध्वनि पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो याद रखो, यदि तापमान बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, यदि तापमान कम कर देंगे तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। अब वायु की आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आर्द्रता बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, आर्द्रता घटा देंगे तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोग एक बार और देखो, मैं यहीं से बता देता हूँ। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। एक माध्यम से जब भी ध्वनि दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, अब देखो ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रेशर यदि बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो ध्वनि की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। ठीक है, वायु की आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल पे क्या होता है, आर्द्रता बढ़ा दिया जाए तो चाल भी बढ़ जाएगी, आर्द्रता घटा दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी घट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे का पार्ट में जल्द दें। अब हम लोग जो है कुछ और यहाँ पे पॉइंट देखने वाले हैं। देखो तो सबसे पहले बात करने वाले प्रतिध्वनि यानी कि इको, इसके बारे में बात करने वाले किसे कहते थे। देखो ध्वनि क्या होता है कि जब भी मतलब किसी बड़े स्रोत जैसे पहाड़ हो गया या कोई टावर या मीनार से टकरा के वापस लौटने की घटना को ही ध्वनि की प्रतिध्वनि कहती है। और इसके लिए क्या होता है, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी जो है 16.6 मीटर या बहुत जगह 17 मीटर भी रखा था। इसको आप लोग याद रखना, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि इको यानी कि प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो 17 मीटर लगभग याद रखा। और इसका जो है प्रभाव कितना होता है, कान पे तो 1/10 सेकेंड तक जो है कान पे इसका प्रभाव रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। यानी कि ध्वनि कोई भी बड़े सतह से जैसे कि पहाड़ हो गया, मीनार हो गया, से टकरा के वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। इसे सुनने के लिए क्या होता है, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होती है, 17 मीटर या 16.6 मीटर। ठीक है, अब देखो कान पे इसका प्रभाव आप लोग याद रखना है 1/10 सेकेंड। हो सकता है एग्जाम वगैरह में पूछ दे डिस्टेंस वगैरह कितना मीटर होना चाहिए प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच। तो आप लोग याद रखना कान पे प्रभाव 1/10 सेकेंड। अब देखो डॉपलर इफेक्ट, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। डॉपलर इफेक्ट कहते किसे है, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति जब भी होता है, यानी कि ध्वनि का जहाँ से ध्वनि का स्रोत है और श्रोता दोनों के बीच में जब भी आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है, ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। यही डॉपलर इफेक्ट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, आज क्लियर हो गया होगा डॉपलर प्रभाव। अब आप लोग किसी को भी समझा सकते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मान लो रेलगाड़ी बहुत दूर से आती रहती है, तो शुरुआत में जो है इसकी सीटी बजती है तो बहुत पतली सुनाई पड़ती है, लेकिन जब रेलगाड़ी निकल जाती है तो मोटी सुनाई पड़ती है। यही डॉपलर प्रभाव का ही एक कारण है। ठीक है, अब हम लोग देखो ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता यानी कि देखो तो एकांक क्षेत्रफल पे प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक बेल होता है, बेल जो है बड़ा इकाई होता है और छोटा मात्रक जो है डेसिबल है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। मैं शुरुआत में जब भी क्लास शुरू किया था ध्वनि वाली तो तभी वाली में आप लोग देखे थे कि यहाँ पे डेसिबल लिखा हुआ तो ऊपर में थे। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता का यथाय मात्रक डेसिबल है, लेकिन बड़ा मात्रक बेल है। बेल तीव्रता को मापा जा सकता है, याद रखना आप लोग। तीव्रता को जो हम लोग मापन कर सकते हैं। प्रबलता के बारे में देखते हैं, लाउडनेस क्या है, तो वह लक्षण जिसके कारण हमें ध्वनि जो है तेज या मंद सुनाई पड़ती है, इसे हम लोग जो है प्रबलता कहते हैं। आवृत्ति के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई नहीं पड़ती, प्रबलता के कारण, और इसको मापा नहीं जा सकता, याद रखना आप लोग। अब देखो ध्वनि के 3 लक्षण हम लोग देखने वाले हैं, प्रबलता, तारतम्य और गुण। तो प्रबलता बताया ही था, लाउडनेस क्या है, ध्वनि जिसके कारण तेज या मंद सुनाई पड़ना ही
प्रबलता कहलाता है। तारत्व तो देखो अब क्या होता है, जिसके कारण ध्वनि का आवाज मोटा या पतला यानी कि मोटा या तीक्ष्ण जो सुना या पड़ता है, प्रबलता के कारण ही होता है। और तारत्व के कारण क्या होता है, तारत्व हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला होता है, तारत्व के कारण होता है। और ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, आप लोग याद रखो, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि आवृत्ति बढ़ा दिया जाए तो तारत्व भी बढ़ जाएगी, यदि आवृत्ति घटा दिया जाए तो तारत्व घट जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो गुणता क्या है, जिसके कारण हमें क्या होता है, प्रबलता और सामान्य तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, इसे गुणता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली क्लास आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। यदि नहीं आया तो एक बार दो बार आप लोग देखें। साथ में जो भी मैं क्लास लेता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आप किसी भी बुक से जो है इस टॉपिक को उठाओ। जैसे आज मैंने साउंड पढ़ाया, पिछला दिन वेब पढ़ाया था, तो आप लोग क्या करो, बुक में जा करके क्या करो, इकट्ठा कोई भी बुक आप लोग उठा लो जो मैं बताया था। वेब हो गया यानी कि तरंग, और दूसरा क्लास आज जो लिया ध्वनि, साउंड। दोनों क्लास को जो है किसी भी बुक से जो है आप लोग दो दो बार पढ़े। ठीक है, दोनों क्लास को दो दो बार आप लोग पढ़े। बुक में दिया होगा साउंड वेव, कई बुक में एक साथ दे दिया जाता है, कई में अलग अलग, तो दोनों को आप लोग एक बार पढ़ ले। और पढ़ने के बाद जो है हमारी जो वीडियो है इसको कम से कम दो बार आप लोग देखें, और इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर ले। देखो आप इस टॉपिक में पक्का हो जाओगे। और मैं जब भी शुरू में ही बताया था आप लोगों को कि कुछ लोग कहते हैं सर आप क्लास में सिर्फ पढ़ाते हो, हंसी मजाक तरह से कोई भी बात नहीं करते। कई सारे लोग जो वीडियो देखते हैं मुझे बताते हैं। तो देखो यहाँ पे आजकल समय का अभाव आपके पास भी है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी सोचते हो कि वीडियो कम समय का होगा तो हम लोग देखेंगे, और मेरे पास भी समय का अभाव है। इसलिए जो है मैं यहाँ पे आलतू फालतू बात नहीं करता हूँ, सिर्फ काम की बात करता हूँ जिससे आपका सफलता मिले। और ये आपका तमाम सारे एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप काम करोगे तो आपकी सफलता जो है निश्चित ही मिलेगी। मैंने बता दिया कि क्या करना है। जैसे कि दोनों टॉपिक बेहद ही शानदार है एग्जाम के लिए, साउंड और वेव। तो पहले आप लोग किसी बुक से एक बार वेव पढ़ ले एक बार अच्छी तरीके से, फिर साउंड पढ़े। ठीक है, दोनों टॉपिक को दो दो बार पढ़े। इसके बाद हमारा वीडियो देखे, जो लोग देख चुके हैं वो भी देखे। और इसके बाद क्या करना है, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। देखो आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी प्ले लिस्ट में और भी क्लासेस है। आने वाले दिनों में मैं करंट अफेयर भी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो आप सब लोगों की यही जिम्मेदारी बनता है, देखो कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक शेयर जरूर कर दें लोग, ताकि और लोगों तक एक पहुँच सके। ठीक है, कम से कम आप लोग एक शेयर करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, उसके माध्यम से आप लोग ज़रूर और लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।